गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर बेटा 156 पे है। हम पढ़ाएंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी फीचर्स स्टार्ट हो रही हैं। देखिए बेटा, दीज रिवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज। इस तरह के जो क्रांतिकारी विचार थे दूसरे विश्वविद्यालयों ने इसकी तरफ दूसरे विश्वविद्यालय आकर्षित हुए। particularly in newly established university in Petrarch, own hometown of Florence। विशेष तौर पर नए स्थापित विश्वविद्यालय में जो कि पेटार्क के अपने खुद के शहर में फ्लोरेंस में स्थित था। टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के अंत तक, द सिटी हैड नॉट मेड ए मार्क एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड। इस समय तक शहर कोई व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के चिन्ह के रूप में नहीं पहचान बनाए थे, और ऑफ लर्निंग या फिर शिक्षण के रूप में भी ऐसी इनकी पहचान इन शहरों की नहीं हुई थी। बट थिंग चेंज ड्रामेटिकली इन 15th सेंचुरी। लेकिन 15वीं सदी तक आते आते चीजें बदल रही थी। ए सिटी इज नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन्स एज मच एज बाय इट्स वेल्थ, and Florence had come to be known because of Dante Alighieri। यहाँ बताया गया है एक शहर को उसके धन की अपेक्षा महान नागरिकों के विषय से जाना गया, धन की बजाय महान नागरिकों की वजह से जाना गया। फ्लोरेंस भी उन्हीं में से एक था, जिसके एक निवासी थे दांते अलिघिएरी, जो 1265 से 1321 तक उनका जीवन काल रहा। ए लेमैन हु रोट एन रिलीजियस थीम्स, जिसने धार्मिक विषयों पे अपनी कलम चलाई। ये कोई धार्मिक विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने धार्मिक विषयों पे अपनी कलम चलाई। ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टिफ फिगर्स डन बाय, यहां आगे देखिएगा, एंड जियोटो। जियोटो कौन है? एक कलाकार हैं, एक रूप चित्र बनाने वाले व्यक्ति हैं। 1267 में इनका जन्म हुआ, 1337 में इनकी मृत्यु। एन आर्टिस्ट वो पॉइंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, जो कि जीते जागते रूप चित्र बनाता था। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर्स, जो कि बिल्कुल ही पहले बनाई हुई चित्राकृतियां थी उनसे बिल्कुल अलग था। डन बाय एयरलायर आर्टिस्ट, जो कि इससे पहले के आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई चित्राकृतियों से बिल्कुल अलग था। फ्रॉम देन इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एज ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। जैसे जैसे विकास होता गया, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली, इटली के सबसे तेज गति से बौद्धिक विकास का केंद्र के रूप में, एज ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, और सृजनात्मकता के केंद्र के रूप में इसकी पहचान बनी। आगे आता है, द टर्म Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills। Renaissance शब्द जो है विवरण देता है या व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति में कई रुचियों का होना, कई प्रकार के कौशलों का होना। Because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts। क्योंकि इस समय जो भी व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ज्यादा जाने पहचाने गए, वो अलग अलग क्षेत्रों के निवासी थे। They were scholar, diplomat, theologian, artist combined in one। वे या तो विद्वान थे या डिप्लोमेट थे, थियोलॉजियन थे या आर्टिस्ट थे, कलाकार थे या फिर राजनीतिज्ञ थे या विद्वान थे, किसी न किसी एक कला के अंदर वो माहिर थे। तो इस तरह का आपने ये फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म को, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म की हेडिंग बनाते हुए पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ए सिटी इज नॉन, यहां से, और ये कंप्लीट होता है रिलीजियस थीम्स तक। दूसरा पॉइंट जियोटो से शुरू होता है और ये आर्टिस्ट तक चलता है। तीसरा फ्रॉम देन इट डेवलप्ड से शुरू होता है और ये क्रिएटिविटी तक आता है। चौथा है द टर्म रेनेसेंस मैन से शुरू होता है और कंबाइंड इन वन तक जाता है। इस तरह से 5 विशेषताएं, इसकी मुख्यतः 4 विशेषताएं हैं। 4 विशेषताओं का क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो इसके अंदर पांचवा और छठा पॉइंट भी बनवाया हुआ है। यहां से इसका पांचवा पॉइंट है और ये यहां से चलने के बाद और ये यहां तक आता है। इसके बाद अगर कोई छठा पॉइंट भी लिखना चाहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो यहां से स्टार्ट होगा विद मोर रिसर्च से और डार्क एजेस तक। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रेस्टोरिंग द ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस। मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों ने यह सोचा कि हम एक सच्ची सभ्यता को बना रहे हैं जो कि लंबे अंधकार युग के बाद अस्तित्व में आई है। फॉर दे बिलीव दैट ए डार्क एज, वे विश्वास करते थे कि एक अंधकार युग जो है हैड सेट इन द आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन साम्राज्य के अंत के बाद या उसके विनाश के बाद अंधकार युग की शुरुआत हुई है। फॉलोइंग देम, और उसके बाद लेटर स्कॉलर्स अनक्वेश्चनिंगली अस्यूम दैट ए न्यू एज हैड बिगन इन यूरोप फ्रॉम द 14th सेंचुरी। और उसके बाद विद्वान इस बात से बगैर किसी प्रश्न किए नए युग के बारे में, क्योंकि जो कि यूरोप में नए युग की जो शुरुआत होती है वो मानी जाती है 14वीं सदी से। द टर्म मिडिल एजेस, मिडिवल पीरियड वाज यूज्ड फॉर मिलेनियम, 1000 ईयर्स। अंधकार युग जो है उन 1000 वर्ष की, हजारों वर्ष की अवधि को जाना जाता है आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, रोम के पतन के बाद, यानी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हजारों वर्ष की उस अवधि को अंधकार युग कहा जाता है। इन द मिडिल एजेस दे आर्ग्यूड, मध्य युग के अंदर वे तर्क देते हैं, द चर्च हैड बीन सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैन्स माइंड, कि चर्च ने उस समय मानव मस्तिष्क पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, दैट ऑल द लर्निंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन हैड बीन ब्लॉटेड आउट, कि जो भी यूनानी लोगों ने या रोमन लोगों ने जो भी कुछ सीखा है या उनका जो ज्ञान है वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी, 15वीं सदी की से आगे की अवधि के लिए मानवतावादी सोच रखने वाले विद्वानों ने आधुनिक शब्द का इस्तेमाल किया। पीरियडाइजेशन यूज्ड बाय ह्यूमनिस्ट बाय लेटर स्कॉलर्स, इसमें मानवतावादी सोच रखने वाले कुछ विद्वान जो कि बाद के विद्वान भी हुए, उन्होंने इसकी अवधि बनाई है, क्लासिफाई किया है इसको। देखिएगा, इसमें 14th सेंचुरी को मिडिल एजेस कहा जाता है, 5वीं से 9वीं सदी को डार्क एजेस यानी अंधकार युग कहा जाता है, 9वीं से 11वीं सदी को द अर्ली मिडिल एजेस आरंभिक मध्य युग कहा जाता है, 11th to 14th सेंचुरी इसको उत्तर मध्य युग कहा जाता है, और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स 15वीं सदी से आगे के समय को द मॉडर्न एज आधुनिक युग कहा जाता है। रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दिस डिवीजन, हाल ही में इतिहासकारों ने इस तरह के विभाजन पर प्रश्न किए हैं, पूछा है कि ये जो इस तरह का वर्ग विभाजन किया गया क्या ये सही है, इस तरह का क्वेश्चन किया है। विद मोर रिसर्च बीइंग डन, और भी इससे आगे अनुसंधान कार्य हुए हैं, मोर बीइंग फाउंड आउट अबाउट यूरोप इन दिस पीरियड, और यूरोप के अंदर इसमें और भी कुछ खोजने का प्रयास किया गया है। स्कॉलर्स आर इंक्रीजिंगली reluctant to make sharp division between centuries in terms of being culturally vibrant or otherwise। इस समय विद्वानों ने क्या किया है, बहुत ही तीखा विभाजन करके दिखाया है, शताब्दियों के मध्य तीखा विभाजन करके दिखाया है। यहाँ पे उसमें सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक रंग दिखाई देते हैं और दूसरे भी कुछ तत्व दिखाई देते हैं। इट सीम्स अनफेयर टू लेबल एनी पीरियड एज द डार्क एजेस, और उसमें विद्वान ये राय देते हैं कि किसी भी अवधि को डार्क एजेस कहना गलत है, अंधकार युग की संज्ञा किसी भी अवधि को देना गलत है, क्योंकि उनका मानना है अंधकार युग के दौरान किसी अच्छे विद्वान का जन्म नहीं हुआ, कोई अच्छा कार्य संपन्न नहीं हुआ, जबकि ऐसी कोई अवधि ही नहीं होती है। आप खुद सोच के देख सकते हैं, क्या किसी अवधि के अंदर जो डार्क एजेस का पीरियड है 5वीं से 9वीं सदी तक, क्या इतने लंबे अवधि तक क्या कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 5 शताब्दियों तक ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो बात है आधुनिक जो विद्वान कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, साइंस एंड फिलोसफी अरब्स कंट्रीब्यूशन।
विज्ञान और दर्शन के अंदर अरब लोगों का योगदान। डिस्कस अबाउट द अरब कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अरब लोगों के योगदान की चर्चा करें। आगे चलते हैं। मच ऑफ राइटिंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन फैमिलियर टू मॉन्क्स एंड क्लर्जीमेन थ्रू द मिडिल एजेस। मध्य युग से ही यूनानी और रोमन लोगों की बहुत सी जो कि भिक्षु और पुजारी लोगों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य था या लिखा हुआ जो मैटर था वो जान पहचान उसकी हो चुकी थी या उसके बारे में सब लोग जान गए थे। बट दे हैड नॉट मेड दीज वाइडली नोन, लेकिन इसका व्यापक रूप से इसको प्रचारित नहीं हो पाया था या सब लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में, many scholars began to read translated works of Greek writers like Plato and Aristotle. बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने यूनानी विद्वानों के द्वारा, जिनमें प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है, इनके द्वारा लिखे हुए कार्य को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, इसका अनुवाद करना शुरू कर दिया। For this they were indebted not to their own scholars but to Arab translators who had carefully preserved and translated ancient manuscripts. Plato was Platon and Aristotle Aristo in Arabic. यहां बताया गया है कि ऐसा करने के लिए क्या किया गया। They were indebted not to their own scholars. वे अपने विद्वानों के द्वारा इसको नहीं लिखवाया गया, बल्कि इसको लिखवाने के लिए अरब विद्वानों को यहाँ पे बुलाया गया। उन अनुवादों को बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया, बहुत ध्यानपूर्वक रखा गया और उस ट्रांसलेशन को, जो कि प्राचीन हस्तलिपियां थी, उनको ट्रांसलेशन अवेलेबल करवाई गई या अनुवाद करवाया गया। प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता है, एरिस्टोटल को अरिस्तु के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में इनके नाम है। अरबी भाषा में अफलातून प्लेटो को कहते हैं, अरिस्तु अरिस्टोटल को कहते हैं। अब इसका जो पहला पॉइंट था वो हमने कर लिया। इन द 14th सेंचुरी से पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो है, while some European scholars read Greek in Arabic translation, the Greek translated works of Arabic and Persian scholars for further transmission to other Europeans. यहां क्या बता रखा है, कुछ यूरोपीय विद्वानों के द्वारा जिन्होंने अरबी ट्रांसलेशन को और यूनानी के अंदर ट्रांसलेट कर दिया था, यानी अरबी भाषा के अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ था या यूनानी भाषा में जो लिखा हुआ था उसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। पहले उन्होंने, यूरोपीय विद्वानों ने यूनानी भाषा को पढ़ा, यूनानी भाषा को पढ़ने के बाद अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। द ग्रीक्स ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ अरबिक एंड पर्शियन स्कॉलर्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियंस। धीरे धीरे जो यूनानी अनुवाद था वह अरबी भाषा में और फारसी विद्वानों के द्वारा अन्य भाषाओं में यूरोप में इसका संक्रमण आगे बढ़ता रहा, इसको प्रचारित किया गया। These were works on natural science, mathematics, astronomy, medicine and chemistry. ये सब जो कार्य था वो प्राकृतिक विज्ञान पर, गणित शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर, चिकित्सा शास्त्र पर और रसायन शास्त्र पर उस समय बल प्रदान किया गया। टॉलमी अलमजेस्ट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी। टॉलमी का जो अलमजेस्ट नामक ग्रंथ है वो एक खगोल शास्त्र से संबंधित था। रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 CE, जिसको 140 ईस्वी पूर्व में लिखा गया। लेटर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, बाद में उसको अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। कैरीज द अरेबिक डेफिनिट आर्टिकल अल, उसमें अरबिक भाषा के अंदर एक आर्टिकल अल लिखा हुआ है, एक अल शब्द लिखा हुआ है, विच ब्रिंग आउट द अरेबिक कनेक्शन, जो कि अरबी भाषा से इसका संबंध बताता है। अमंग द मुस्लिम राइटर्स who were regarded as the man of wisdom in the Italian world were even Avicenna in Latin. यहां यह बताया गया कि मुस्लिम लेखकों के अंदर से जो इटली के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने विद्वान रहे, उन्हें इब्न सीना के नाम से जाना जाता है और लैटिन भाषा में उसको एविसीना कहा जाता है। उनका जन्म 980 में हुआ, 1037 तक उनका जीवन काल था। एंड अरब फिजिशियन, जो कि एक अरबी चिकित्सक भी थे, फिलोसफर ऑफ बुखारा,
और बुखारा के एक दार्शनिक थे इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। आगे बता रखा है, यहां तक जो जानकारी है लैटिन भाषा तक, इबन सीना के एविसीना तक, इटली के अंदर इसको बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। ये एक अच्छे विद्वान थे, प्रसिद्ध थे, एविसीना भी कहा जाता है, इबन सीना भी कहा जाता है। अब दूसरे विद्वान का नाम, एक अरबी के चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, बुखारा के दार्शनिक थे मध्य एशिया में, क्योंकि बुखारा जो शहर है वो मध्य एशिया में ही पड़ता है। एंड अल राजी, जिनको रेजेस कहा जाता है, ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, और अल राजी नाम के लेखक ने एक चिकित्सा एनसाइक्लोपीडिया लिखा, यानी पूरा डिटेल से चिकित्सा शास्त्र लिखा। इब्न रुशद, एवेरोज इन लैटिन, इब्न रुशद को जो कि एवेरोज कहा जाता है लैटिन भाषा में, 1126 में जन्म हुआ, 98 में मृत्यु। एंड अरब फिलोसफर ऑफ स्पेन, जो कि स्पेन के अरब दार्शनिक थे, यानी अरब से गए हुए होंगे, स्पेन में रहते होंगे, इसलिए स्पेन के अरब दार्शनिक थे। ट्राइड टू रिजोल्व द टेंशन बिटवीन द फिलोसॉफिकल नॉलेज, फलसफा एंड रिलीजियस बिलीफ्स। उसने क्या किया कि जो तनावपूर्ण जो बातें थी उनको सोल्व करने की कोशिश की। दार्शनिक ज्ञान, जिसे कि फलसफा कहा जाता था, और धार्मिक आस्था को उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया। His method was adopted by Christian thinkers, उसका जो तरीका था वो ईसाई चिंतकों के द्वारा अपना लिया गया था। Humanists reached out to people in a variety of ways, मानवतावादी जो लोग थे वे विभिन्न तौर तरीकों से अपने क्षेत्र से बाहर निकले, दूसरे क्षेत्रों तक उनकी पहुंच हुई। Though the curricula in university continued to be dominated by law, हालांकि अभी तक यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिलेबस था वह कानून का उसमें प्रभुत्व देखने को मिलता था। मेडिसिन, थियोलॉजी, ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स स्लोली बिगिन टू इंट्रोड्यूस इन द स्कूल्स। अब स्कूलों के अंदर चिकित्सा और थियोलॉजी का जो ज्ञान था वो मानवतावादी विषयों के रूप में धीरे धीरे परिचित कराया गया। नॉट जस्ट इन इटली बट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, केवल इटली में ही नहीं, यूरोपीय अन्य देशों में भी ऐसा ही किया गया। द यूरोपियन स्पेलिंग ऑफ दीज इंडिविजुअल्स नेम मेड लेटर जनरेशन थिंक दे वर यूरोपियंस। स्कूल्स एट दिस टाइम वर ओनली फॉर बॉयज। इस समय स्कूल जो थे केवल बॉयज के लिए थे, और यहाँ पे द यूरोपियन स्पेलिंग्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, इसके अंदर जो यूरोपीय स्पेलिंग देखने को मिलती है, मेड बाय लेटर जनरेशन थिंक दे वर यूरोपियंस, क्योंकि बाद वाली जनरेशन ये मानती है कि शायद ये सभी यूरोपियंस थे। अब आगे चलते हैं बेटा, आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। अगला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा जैसे कि आपको पेज पे दिख रहा है, थ्रो लाइट ऑन आर्ट्स एंड रियलिज्म ड्यूरिंग चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। यहाँ आप देख सकते हैं, थ्रो लाइट ऑन आर्ट्स एंड रियलिज्म ड्यूरिंग चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आर्टिस्ट और रियलिज्म क्या है? कलाकार और यथार्थवाद इसका नाम है, इसका मीनिंग होता है फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप द माइंड ऑफ देयर एज। औपचारिक शिक्षा ही कोई एक तरीका नहीं था जिससे मानवतावादी विचारों को ढाला जा सके। आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स वर वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज। इसके अलावा मानवतावादी विचारों को कला के द्वारा या फिर शिल्प कला के द्वारा या पुस्तकों के जरिए भी बहुत ही प्रभावकारी तरीके से पहुंचाया जा सकता था। आर्ट इज एम्बेडेड इन नेचर, कला जो है इस प्रकृति में निहित है। ही हु कैन एक्सट्रैक्ट इट, जो कोई भी इससे बाहर निकलता है, हैज इट। मोरओवर यू मे डेमोन्स्ट्रेट मच ऑफ योर वर्क बाय ज्योमेट्री। इसमें अधिकतर कार्य जो है आप ज्यामितीय विज्ञान के द्वारा, ज्यामितीय शास्त्र यानी जो मैथ्स में होता है ज्योमेट्री, उसके द्वारा आप अच्छे से उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। द मोर क्लोजली योर वर्क अबाइड्स बाय लाइफ इन इट्स फॉर्म। और जीवन जो कि विभिन्न तौर तरीकों से एक दूसरे से इफेक्टेड होता है, उसके कार्यों के विषय में, लोगों के कार्यों के विषय में हम जान सकते हैं। सो मच द बेटर विल इट अपीयर, जो कि दिखने में
काफी अच्छा दिखेगा। नो मैन shall एवर बी एबल टू मेक ए ब्यूटीफुल फिगर, तो उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुंदर दिखाई दे। आउट ऑफ हिज ओन इमेजिनेशन अनलेस ही हैज वेल स्टोर्ड हिज माइंड बाय मच कॉपिंग फ्रॉम लाइफ। और उसमें यही बात देखने को मिलेगी, उसकी अपनी कल्पनाशीलता नहीं मिलेगी, वह दूसरों की नकल करता हुआ अपने जीवन में उसका मस्तिष्क का नकल करता हुआ दिखाई देगा। ये अल्ब्रेट ड्यूरर ने लिखा है, 1471 में जन्म, 1528 में मृत्यु। स्केच बाय ड्यूरर, इस तरह का जो स्केच आपके सामने है, ये स्केच किसने बनाया? ये प्रेइंग हैंड, हाथ जोड़ करके पूजा करते हुए हाथ दिखाए गए हैं। ब्रश ड्राइंग, ये ब्रश ड्राइंग दिखा रखी है। किसने बताया ब्रश ड्राइंग के बारे में? ड्यूरर ने बताया। 1508 में ये चित्र बनाया था, 1508। देखिएगा, द स्केच बाय ड्यूरर प्रेइंग हैंड्स gives us a sense of Italian culture in 16th century। 16वीं सदी में इटली संस्कृति का ड्यूरर ने, जिसमें हाथ जोड़ते हुए, पूजा के लिए हाथ जोड़ते हुए एक अर्थ की व्याख्या यह चित्र करता है। When people were deeply religious, उस समय लोग बड़े धार्मिक होते थे, but also had a sense of confidence in man's ability to achieve near perfection। जबकि उन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना थी कि वे एक बहुत ही उपलब्धि के बहुत अच्छे श्रेष्ठ स्तर तक अपनी दक्षता रखते हैं। एंड टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड और संसार की उन रहस्यों से पर्दा उठा देते हैं। यहां तक आप इसे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अगले चित्र पर आते हैं। यहाँ एक महिला देख पाते हैं, एक बच्चा इसकी गोद में है जो कि घायल हुआ है, इसकी हालात बड़े खराब हैं, उसके विषय में एक चित्र बनाया गया है। द पाइटा बाय माइकल एंजेलो डेपिक्ट्स मैरी होल्डिंग द बॉडी ऑफ जीसस। यहाँ पर जीसस, जिसको ईसा मसीह कहा जाता है, माइकल एंजेलो कौन है? माइकल एंजेलो ये एक चित्रकार हैं, इन्होंने द पाइटा नाम का चित्र बनाया। इसी चित्र को द पाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द पाइटा। और इस द पाइटा के चित्र के अंदर मैरी जो है वह जीसस को अपनी गोद में लिए हुए है, उसको संभाले हुए है। आर्टिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय स्टडीइंग वर्क्स फॉर द पास्ट। कलाकार जो हैं भूतकाल में अध्ययन के लिए वे कार्यों से बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे। द मटेरियल रिमेन्स फॉर रोमन कल्चर वर सॉट विद मच एक्साइटमेंट एज एंशिएंट टेक्स्ट। जो भी सामग्री रोमन संस्कृति के अंदर थी were sought with as much excitement, उसके अंदर बहुत ही उत्तेजना भरी हुई थी। as ancient text, क्योंकि यह प्राचीन साहित्य मौजूद था। The 1000 years after the fall of Rome, रोमन साम्राज्य के 1000 वर्ष के बाद fragments of art were discovered in the ruins of the ancient Rome। तो रोम सभ्यता या रोम साम्राज्य के अवशेषों में इस कला को खोजा गया। Their admiration for figures of perfectly proportioned men and women sculpted so many centuries ago। इसमें इतनी अधिक शताब्दियों पहले पुरुष और स्त्री को आनुपातिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी मूर्तियां परफेक्ट तरीके से प्रशंसित बनाई गई हैं। Made Italian sculptors want to continue that tradition। और इटली जो मूर्ति कला है उसको और उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इन 1416 में दोनातल्लो, 1386 में इनका जन्म हुआ, 1466 में मृत्यु। ब्रोक न्यू ग्राउंड विद हिज लाइफ लाइक स्टैच्यूज, उसने ऐसी मूर्तियां बनाई जो कि बिल्कुल जीवंत लगती थी, दोनातल्लो नाम के विद्वान ने। तो इसको आप पढ़िएगा सही तरीके से। इससे आगे चलते हैं बेटा। आर्टिस्ट कंसर्न्स टू बी एक्यूरेट वाई was helped by the work of scientist। कला जो है या कोई भी कलाकार जो है वह वैज्ञानिकों के कार्य की सहायता भी करता है, वैज्ञानिकों को उनके कार्य में सहायता करता है क्योंकि वे इससे संबंधित जानकारी और एक्यूरेट जानकारी देते हैं। टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हड्डियों के ढांचों का अध्ययन करना। आर्टिस्ट वेंट टू लेबोरेटरीज ऑफ मेडिकल स्कूल्स, क्योंकि कलाकार जो थे उस समय चिकित्सा
पाठशालाओं के अंदर लेबोरेटरीज में जाते थे, प्रयोगशालाओं में जाते थे। एंड्रियस वेसेलियस जो कि 1514 में जन्म हुआ, 64 में इनकी मृत्यु हुई एंड्रियस वेसेलियस की, ए बेल्जियन एंड ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते थे और यहाँ पर चिकित्सा के एक प्राध्यापक थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, पादुआ विश्वविद्यालय के अंदर चिकित्सा के प्रोफेसर थे। वॉज द फर्स्ट टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानव शरीर की चीर फाड़ की, यानी आंतरिक शरीर की संरचना को देखा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, और यह आधुनिक शरीर विज्ञान का एक शुरुआत थी, जिसको हम चिकित्सा शास्त्र की या सर्जरी के बारे में कह सकते हैं, उसकी एक शुरुआत थी। यहां आगे देख सकते हैं, दिस सेल्फ पोर्ट्रेट इज बाय लियोनार्डो दा विंसी, 1452 से 1519। 1452 में जन्म हुआ, 1519 में मृत्यु हुई। लियोनार्डो दा विंसी इसका नाम है, क्योंकि इसकी अपनी बनाई हुई पिक्चर इस आपके सामने दी गई है। ये इस तरह की पिक्चर वो बना देते थे, लियोनार्डो दा विंसी। वो हैड एन अमेजिंग रेंज ऑफ इंटरेस्ट, उसके अंदर उनकी बहुत सी रुचियां थी। फ्रॉम बॉटनी एंड एनाटॉमी, वो बॉटनी में भी बहुत रुचियां दिखाते थे, एनाटॉमी में भी बहुत सी रुचियां दिखाते थे। टू मैथमेटिक्स एंड आर्ट, और गणित और कला के अंदर भी बहुत सी रुचियां दिखाते थे। ही पेंटेड द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, उसने मोनालिसा और द लास्ट सपर यानी अंतिम भोज का चित्र उसने बनाया। वन ऑफ हिज ड्रीम वाज एबल टू फ्लाई, उसका एक यह सपना था कि वह उड़े। ही स्पेंट इयर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स टू फ्लाइट, उसने कई वर्ष बिताए पक्षियों को उड़ते हुए अवलोकन किया। एंड डिजाइन ए फ्लाइंग मशीन, और उसने एक उड़न मशीन को डिजाइन किया, निर्मित किया, बनाया। इज साइंड हिज नेम लियोनार्डो दा विंसी, डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसने अपना नाम लियोनार्डो दा विंसी अनुप्रयोग, यहां पे डिसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, अनुप्रयोग का शिष्य, अनुप्रयोग का शिक्षार्थी या शिष्य, ये नाम दिया। आगे आता है, पेंटर्स डिड नॉट हैव ओल्डर वर्क्स टू यूज एज ए मॉडल, पेंटर जो लोग थे वो पुराने किसी भी काम को अपने आदर्श के रूप में या मॉडल के रूप में यूज नहीं कर पाते थे। बट दे लाइक स्कल्पचर्स, लेकिन वे दे लाइक स्कल्पचर्स, लेकिन वो मूर्ति कला को पसंद करते थे। पेंटेड एज रियलिस्टिकली एज पॉसिबल, वे जितना हो सकता था उसको वास्तविक कलर करने की कोशिश करते थे। दे फाउंड दैट ए नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, उन्होंने ज्यामितीय ज्ञान प्राप्त किया। हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव, उन्हें इसके संदर्भ में समझने से, यानी ज्यामितीय को का अध्ययन करने से इसके बारे में, इसके संदर्भ में समझने में उनकी सहायता की। एंड दैट बाय नोटिंग द चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट, और बदलते हुए प्रकाश के गुणों के बारे में इसमें अध्ययन किया गया। एंड द पिक्चर्स एक्वायर्ड ए 3-डायमेंशनल क्वालिटी, और कोई भी एक तस्वीर जो कि त्रिआयामी गुणवत्ता लिए हुई होती है। द यूज ऑफ ऑयल एज ए मीडियम फॉर पेंटिंग ऑल्सो गेव ए ग्रेटर रिचनेस ऑफ कलर ऑफ पेंटिंग देन बिफोर, इसमें किसी भी एक चित्र के अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया गया, पेंटिंग में ऑयल का इस्तेमाल किया गया, और जो कि इससे पहले कभी भी ऐसी समृद्धशाली चित्र नहीं बनते थे। देयर इज एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट, इसमें चीन और फारसी क्षेत्र की जो कला का इसमें प्रमाण मिलता है। मेड अवेलेबल टू देम बाय मंगोल्स, जो कि मंगोलों ने उन्हें उपलब्ध करवाई थी। दस एनाटॉमी, ज्योमेट्री, फिजिक्स, एनाटॉमी, ज्योमेट्री और फिजिक्स का अध्ययन एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट वाज ब्यूटीफुल, और इसके अलावा सबसे सुंदर या सुंदर वहां क्या सबसे सुंदर था। गेव ए न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट, इसने इटली की इस कला को और भी ज्यादा सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। गेव ए न्यू क्वालिटी, इसको एक नई गुणवत्ता इससे प्रदान की इटालियन कला को, और इटली की कला को एक श्रेष्ठ गुणवत्ता मिली। विच वाज टू बी कॉल्ड रियलिज्म, जिसे यथार्थवाद का नाम दिया जाता है, यानी ऐसा चित्र बना देना जैसा कि सच में हो, ऐसी मूर्ति बना देना जैसे कि सच में हो, तो इसे ही रियलिज्म कहा जाता है, आर्ट्स का रियलिज्म। एंड विच कंटिन्यू टिल द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक यह नियमित रूप से जारी रहा। तो यहाँ तक को आपके क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं, इसको प्रॉपरली रिवाइज करें। जैसे कि क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, हमने ये समझा भी दिया है, थ्रो लाइट ऑन आर्ट्स एंड रियलिज्म ड्यूरिंग चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस,
और इसके डिवीजन को आप वर्गीकरण को पढ़ सकते हैं। इसमें 6 पॉइंट बने हुए थे फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। और साइंस और फिलोसफी में अरब लोगों के योगदान को, इसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यू कैन लीव नाउ।